नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। गाजीपुर से बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा दें। सीएम योगी आदित्यनाथ आज दरअसल एक दौरे पे पहुंचेंगे जहां पर वो गाजीपुर में अहम दौरा करने जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और बाढ़ के हालातों का जायजा लिया जाएगा। जो मौजूदा स्थिति है उसे परखेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आपको बता दें कि सीएम मोहम्मदाबाद के अष्ट शहीद इंटर कॉलेज पहुंचेंगे जहां सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। साथ ही साथ इन तमाम बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं जानेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस मुलाकात के बाद अफसरों के साथ मीटिंग करने पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पवन मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, इस दौरे को लेकर आपके पास क्या कुछ अपडेट है, क्या कुछ जानकारी है, बताएं। जी पल्लवी, हम आपको बता दें कि आज सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गाजीपुर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा है। इसको लेकर प्रशासन ने काफी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं और ये एकाएक मुख्यमंत्री का दौरा होना सुनिश्चित हुआ था। प्रशासन के पास नहीं था। आज रात जानकारी हुई कि मुख्यमंत्री का गाजीपुर दौरा है और गाजीपुर में मुख्यमंत्री बाढ़ के हालात लेंगे। मुख्यमंत्री मोहम्मदाबाद के शहीद इंटर कॉलेज में पहुंचेंगे, बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे। पवन मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे कि और क्या कुछ होने वाला है खास आज मुख्यमंत्री के दौरे में, और क्या कुछ अहम कोई घोषणा है जो की जा सकती है इन बाढ़ पीड़ितों के लिए, क्योंकि इन सबका जो घर है बाढ़ की वजह से या तो जलमग्न हो चुका है या फिर वो ध्वस्त हो चुका है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या कोई खास राहत पहुंचाने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ? जी, हम आपको बिल्कुल बता दें कि अभी गाजीपुर प्रशासन की तरफ से पूरी बाढ़ के लिए हर जगह चौकी स्थापित की गई है। अधिकारियों के साथ बैठक लगातार गाजीपुर डीएम लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। हर जगह जिस तरीके की भी कोई भी असुविधा हो रही है बाढ़ पीड़ितों को तत्काल उनको मदद मुहैया कराई जा रही है। अब जबकि मुख्यमंत्री का गाजीपुर दौरा है तो मुख्यमंत्री के आने के बाद वहां बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री बांटेंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे, तत्पश्चात भी कोई निर्णय लेंगे। जी पवन मिश्रा, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। दर्शकों को बता दें कि आज गाजीपुर में बाढ़ ग्रसित इलाकों का और बाढ़ पीड़ितों से मिलने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। इलाके का हवाई सर्वेक्षण भी किया जाएगा और लोगों की समस्याएं सुनने के बाद जो संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ भी एक खास मीटिंग का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हो सकता है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जो लोग हैं उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाए। और इसी के साथ रुक करेंगे चंदौली की ओर जहां से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें आपको कि बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली भी पहुंचेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि हेलीकॉप्टर के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। चहनिया धानापुर ब्लॉक का निरीक्षण इस दौरान किया जाएगा। और आपको बता दें कि गाजीपुर से निकलने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली पहुंचेंगे। शाम को दोपहर में करीब 3:20 पर सीएम योगी आदित्यनाथ का जो हेलीकॉप्टर है बलुआ पहुंचेगा। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए फोन लाइन पर मिथिलेश कुमार हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरे को लेकर क्या कुछ कयास लगाए जा सकते हैं, क्या कोई आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है चंदौली में बाढ़ प्रभावित लोगों को? सीएम योगी आदित्यनाथ का लगभग 3:20 से प्रोटोकॉल जारी हुआ है। ये चंदौली के बलुआ पहुंचेंगे और वहां से लगभग 3:25 पे वाल्मीकि इंटर कॉलेज पहुंचेंगे जहां पे बाढ़ राहत शिविर लगाया गया है और शिविर में राहत सामग्री भी बांटेंगे और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। उसके बाद अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की जाएगी, मीटिंग की जाएगी। उसमें दिशा निर्देश दिया जाएगा कि कैसे बाढ़ से निपटा जाए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। लगभग 1 घंटे का दौरा है योगी जी का। लेकिन जनपद में आपको बता दो कि जनपद में किसानों की ये काफी समय से मांग उठाई जा रही है किसानों के द्वारा कि जिले को सूखा राहत घोषित किया जाए।
सूखाग्रस्त घोषित किया जाए, तो खासकर किसानों को ये उम्मीद लगी है, आस लगी है कि हो सकता है कि सीएम साहब आए तो सूखे को लेकर कुछ ऐलान करे और उसके बाद बिजली की फ्री बिजली, किसानों के लिए फ्री बिजली की भी मांग किसान काफी अरसे से उठा रहे हैं, तो इसको लेकर भी उम्मीद लगाई जा रही है। जी तो मिथिलेश, आपसे समझना चाहेंगे कि इस दौरे में और क्या कुछ वहां पर हवाई सर्वेक्षण किया जाएगा और सुरक्षा के लिहाज से क्या कुछ इंतजामात देखने को मिल रहे हैं? ये चूंकि सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स वहाँ पे पहले से मौजूद की गई है, तैनात है। और दूसरी बात की अब आपको बता दूं कि बाढ़ की स्थिति अब थोड़ा सा गंगा का जो है जलस्तर अब धीरे धीरे हर घंटे 1 सेंटीमीटर घट रहा है, लेकिन फिर भी लगभग 1 दर्जन गांव वहाँ पे प्रभावित है। 3 गांव तो ऐसे थे, रतनपुर, बहादुरपुर, तो 3 गांव ऐसे थे जो कि पूरी तरह से उनका संबंध टूट गया था, संपर्क टूट गया था। तो उन गांव के लोगों को नाव के द्वारा हटाया गया है, सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। और अब आने के बाद हो सकता है कि कुछ और किसानों को राहत मिलने की उम्मीद की जा रही है कि किसानों को फ्री बिजली और ये सूखाग्रस्त घोषित करने के बाद उनके फसलों का मुआवजा दिया जा सके। और फसलों का भी बाढ़ की वजह से काफी नुकसान हुआ है, तो ये प्रयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। जी चलिए मिथिलेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो जैसे कि आपने सुना कि किसानों को बड़ी राहत मिलने की यहाँ पर संभावना है। हालांकि ये दौरा होने के बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर सीएम योगी के पिटारे में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए क्या कुछ है और जो भी पीड़ित लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके लिए क्या कुछ राहत सामग्री वितरित की जाएगी। बाढ़ राहत शिविर का हवाई सर्वेक्षण और दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। साथ ही साथ शिविर में जो शरणार्थी हैं उनसे आज मुलाकात की जाएगी चंदौली में। और आपको बता दें कि बाढ़ को लेकर तमाम जो अधिकारी हैं और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इसी के बाद वाल्मीकि इंटर कॉलेज बलुआ में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। और अब खबर औरैया से है, जहां पर आर्या न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बता दें आपको कि दरअसल हाल ही में आर्या न्यूज चैनल ने प्रमुखता के साथ एक खबर दिखाई थी, जहां पर हाथ पैर बंधे हुए एक युवक की एक खबर थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और पुलिस ने इस पीड़ित युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया। और अब आपको बता दें कि पुलिस ने इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। हालांकि कुछ अन्य आरोपी ऐसे भी हैं जो नामित आरोपी हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने टीम गठित की है और उनकी तलाश जो है वो की जा रही है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के बरौना कला गांव की घटना बताई गई। एक 35 वर्षीय युवक जो अपने खेत में हाल ही में वृक्षारोपण किया था, उसकी रखवाली में लेटा हुआ था। रात में करीब 1:30 बजे के लगभग गांव के ही 5-6 व्यक्तियों के द्वारा उसे उठा करके वहां से लगभग 200 मीटर दूर ले जा करके दूसरे के खेत में मेड़ पर हाथ पैर बांधकर मुंह में कपड़ा लगा करके छोड़ दिया गया था। जिसके संबंध में मेरे द्वारा मौके पर जाकर के पीड़ित से वार्ता की गई तथा पीड़ित पर से तहरीर प्राप्त कर एरवा कट्टा थाना क्षेत्र में संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया। गिरफ्तारी है 3 टीमें गठित की गई है। नामजद अभियुक्त में से 2 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अग्रिम विधिक कार्रवाई। और योगी सरकार यूं तो गायों पर करोड़ों रुपए खर्चा कर रही है, लेकिन फिर भी जो गौवंश हैं वो सड़कों पर भटक रहे हैं। इस बीच सड़क पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर गाय बैठी हुई है, एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। और ये एक दिन की बात नहीं है, बल्कि रोजाना रात में इसी तरह से सड़क पर हमेशा गौवंश बैठे हुए मिलते हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये हाईवे है, जहां पर कुछ गौवंश हैं जो कि सड़क के बीचों बीच बैठे हुए हैं। और ऐसे में कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरी रोड ही घेर ली जाती है, जहां पर गौवंश ही गौवंश नजर आते हैं और इससे वाहनों को निकलने में काफी समस्या होती है। कई बार खबरें भी आ चुकी हैं कि इस वजह से एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट का खतरा भी लगातार यातायात के दौरान बना हुआ है। और ऐसे में क्या नगर निगम के अधिकारी या कोई भी प्रशासनिक अधिकारी उसकी गाड़ी यहां से नहीं गुजरती, ये सवाल लोगों के मन में है। क्योंकि अगर गुजरती है तो फिर इस पूरे प्रकरण को लेकर कोई कार्रवाई अब तक क्यों नहीं की गई। ये आपको बता दें कि चौपुला से आयूब खान चौराहा की तरफ जा रहे पुल का मामला है, जहां पर पुल की तरफ से उतरते ही गायों का यहां पर जमघट लगा रहता है। और 2 दिन पहले ही बताया जा रहा है कि एक आवारा सांड की वजह से एक बच्चे की मौत हो गई थी। उसने बच्चे को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मौके पर ही
छोटे से बच्चे की मौत हो गई। और अब ये नजारा जो देखने को मिल रहा है बरेली से सामने आ रहा है, जहां पर आवारा पशु और गौवंश यहां पर सड़कों पर बैठे हुए हैं, लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की इस बात पर नजर नहीं गई है कि ये एक हाईवे है जहां से गौवंशों को हटाना चाहिए। ये सिर्फ लोगों के लिए नहीं बल्कि इन गौवंशों के लिए भी खतरनाक है, कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुपेंद्र हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रुपेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या अपडेट है, और ये जो गौवंश है क्या ये आवारा पशु हैं या फिर कहीं किसी गौशाला से निकलकर यहाँ पर निकले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये चौपड़ा चौराहे का मामला। चौराहा जो पुल बना हुआ है, पुल के जब हम अजूब का चौराहे पे उतरेंगे तो वहां पर सारे पशु, ये गाय हैं, सांड भी हैं, बछड़े बछिया, मतलब हर तरह का वहां पशु है जो कि जमकर लगा के इस तरह से बैठ जाता है, जो कि राहगीरों को निकलने में दिक्कतें होती है। और जो है सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि रोडवेज का मेन रोड है वो, यहाँ से रोडवेज भी गुजरती है तो डेली। लेकिन रुपेंद्र, समझने वाली बात यह है कि गौवंश आखिर यहाँ पर पहुंचे कैसे? ये किसी गौशाला से निकलकर वहां से भागे हैं या फिर आवारा पशु हैं, कोई रजिस्टर्ड या कोई नंबर नहीं है इन पर? देखिए, ना कोई नंबर है इन पे, ना इनके कान में कोई स्टंप वगैरह जो लगी होती है ना वो है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि वहां पर कई डेरिया भी हैं, कई डेरिया हैं। तो रात में वो जो दूधे के लिए पूरे दिन बैठ रहे थे, केवल शाम के लिए दूधे के लिए बुलाते हैं, सुबह दूध निकालने के लिए बुलाते हैं। दूध तो पीते हैं लेकिन उनके लिए वहां बांटने के लिए जगह नहीं है। इस तरीके से ये आवारा इस तरह से रोड पे छोड़ दिए हैं, इस पे एक्सीडेंट होने का खतरा बना हुआ है। अभी 2 दिन पहले की बात है, थाना सेवीगंज क्षेत्र में एक सांड ने बच्चे को इस तरह से मारा था जिसकी उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन क्या हुआ उसमें? कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई कार्रवाई। क्या योगी सरकार उस बच्चे को जिंदा करा सकती है? गांव के लिए प्रोत्साहन दे रही है, चलो अच्छी बात है, ये मानते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि किसी का बच्चा अगर जान से चला गया, क्या वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरह से अभी करीब 15 दिन पहले की बात है कि बंदर ने 4 साल के मासूम को जो है छत से फेंक दिया था। क्या बच्चा वापस हो सकता है? नहीं हो सकता। एक नगर निगम ने 1 दिन के लिए अभियान चलाया। रुपेंद्र, इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से क्या कुछ कहना है? कोई कार्रवाई अब तक सामने आ पाई है क्या? कोई कार्रवाई अब तक सामने नहीं आई है। नगर निगम के अधिकारियों को भी वहां से गुजरना है। हर आदमी उस रोड से जो बरेली में घुसेगा तो उस रोड से गुजरेगा और वहां उन चीजों को देखेगा। लेकिन रुपेंद्र, हम ये भी देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पे रोकूंगी, कि यहाँ पर पुलिस की भी एक गाड़ी गुजर रही है उसी सेम रास्ते से जहां पर गौवंश बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी ना तो उन्हें हटाने की कोई कोशिश की जा रही है, यहाँ पर देख पा रहे हैं हम। तो इस पर आपसे क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस पूरे प्रकरण को लेकर? ये पुलिस की गाड़ी वहां पर क्यों पहुंची थी? जी देखिए, पुलिस की गाड़ी भी वहां से गुजर रही है, वो भी बात ठीक है, लेकिन वहां से एम्बुलेंस भी गुजरती हैं, बड़ी एम्बुलेंस भी गुजरती है, प्राइवेट एम्बुलेंस भी, सरकारी गाड़ियां भी वहां से निकलती है। पुलिस लाइन पास में है, ठीक है। एसपी ट्रैफिक भी का ऑफिस भी वहीं नीचे बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि कोई कहने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई शिकायत करने वाला नहीं है। नगर निगम की भी 100 मीटर की दूरी पे बना हुआ है आगे। क्या वो अधिकारी नहीं गुजरते? वो भी यहीं से गुजरते हैं, सब देखते हैं। लेकिन सब ये है कि कौन करे, ये सबको करे कौन? सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा सवाल यह है कि गाय को लिए सुरक्षा तो दी गई है, लेकिन कहाँ गौशालाएं बनाई गई, लेकिन गौशाला में पकड़ने के लिए नहीं। चलिए रुपेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो आपको एक बार फिर से विजुअल्स की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस की भी गाड़ी गुजर रही है। ये एक हाईवे है, चलता फिरता हाईवे, जहाँ पर तमाम गाड़ियां गुजर रही हैं, और ऐसे में सड़क पर बीचों बीच यहाँ पर गौवंश बैठे हुए हैं जिनकी संख्या काफी बढ़ती है। रोजाना का ये मामला है, कई गौवंश यहाँ पर सड़क को घेर कर बैठ जाते हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि नगर निगम का जो कार्यालय है वो महज 100 किलोमीटर की दूरी पर यहां से है, और लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस बात पर किसी अधिकारी का ध्यान अब तक नहीं गया है। और अब बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। चंदौली से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है जिससे आपको रूबरू करवा दें। चंदौली में दरअसल नहर में तैरता हुआ महिला का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर भी निकलवा दिया है, और अब महिला की जो है पोस्टमार्टम की जा रही है। बता दें आपको कि महिला की जो उम्र है 30 से 35 वर्ष बताई गई, और मृतक महिला उसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, और अब मामले की जांच की जा रही है। लगातार महिला की शिनाख्त के लिए सदर कोतवाली पुलिस जुटी हुई है, और आपको बता दें नेगोरा गांव का यह मामला बताया जा रहा है।
और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। फतेहपुर जनपद के विकासखंड अमौली के चांदपुर गांव में ऐतिहासिक विराट बजरंग दंगल में यहां पर अंतर प्रांतीय पहलवानों ने अपना दांवपेच दिखाया और यहां पर नेपाल से पधारे हुए लकी थप्पा और विकी पंजाब के बीच में जो है कुश्ती आकर्षण का केंद्र बनी रही। कुश्ती में जोर आजमाइश पर दर्शकों ने खूब जोर से तालियां बजाई हैं और आपको बता दें कि दर्शकों का जोश भी यहां पर देखते ही बन रहा है। तो वहीं लकी थप्पा ने पहलवानों को यानी विकी पंजाब और मोंटी मेरठ को पटकनी दी और इसी साथ ही अक्षय बनारस के साथ लकी थापा की बराबर में कुश्ती छूटी है और ऐसे में अंतिम कुश्ती रवि दतिया लाहौर रितेश बनारस के बीच हुई। यहां पर आयोजन ग्राम प्रधान शिवशंकर तोमर की अध्यक्षता में किया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति और विधायक राजेंद्र पटेल समेत पूर्व मंत्री अमरजीत सिंह, जनसेवक और ब्लॉक प्रमुख सुशीला सिंह समेत काफी दिग्गज मौजूद रहे और दर्शकों की भीड़ यहां पर आप भी साफ देख सकते हैं कि काफी भारी संख्या में लोग ये कुश्ती देखने के लिए पहुंचे थे। अंतर प्रांतीय कुश्ती है जहां पर कई बड़े दिग्गज, कई बड़े पहलवान यहां पर नजर आए हैं और इन पहलवानों के दांवपेच देखकर जो तमाम लोग, जो दर्शक वहां बैठे थे, काफी जोश में आ गए और इनके जोश को देखकर पहलवानों में भी एक अलग ही जोश फूट पड़ा है। और इसी कड़ी में आगे रुक करेंगे फतेहपुर जनपद के अंतर्गत जहानाबाद की ओर, जहां पर क्षेत्र के भैरमपुर गांव में अपने नलकूप के पास खेत में काम कर रहे एक अधेड़ युवक भोला, जो कि अपने पिता के साथ काम कर रहा था, उसी दौरान गांव के ही कुछ लोगों ने अपने साथी के साथ मिलकर खेत की मेड़ पर रास्ता बंद करने के लिए कटीले झांखड़ लगा दिए। इसका विरोध करने पहुंचे पिता बेटे को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा गया, जिसमें भोला को मृत अवस्था में छोड़कर भोला के पिता को मारने के लिए दौड़े ये लोग और किसी तरह से वृद्ध ने अपनी जान बचाई। जैसे ही मृतक के बेटे को सूचना मिली तो घटनास्थल पर पहुंचकर उसने एम्बुलेंस को बुलाया है और जहानाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में घायलों को लेकर पहुंचा, लेकिन मौजूदा चिकित्सकों ने भोला निषाद को मृत घोषित कर दिया है। तो वहीं इस घटना के बाद से परिजनों में कोहराम है। और रायबरेली में कुछ शरारती तत्वों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। ये पूरा मामला सामने आया है जहां पर मामूली विवाद में दो अलग अलग समुदाय के बीच में झड़प हुई थी। इस झड़प को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास किया गया है। अफवाहों को विराम देने के लिए पुलिस अधीक्षक खुद देर रात को मौके पर पहुंचे और ये मामला लालगंज थाना क्षेत्र के नरपतगंज का बताया गया। दरअसल यहां पर रिजवान नाम का एक व्यक्ति, जो कि पूर्व प्रधान राजकुमार के घर के सामने खड़ा हुआ था, उसी दौरान उसके मोबाइल पर रॉन्ग नंबर से कॉल आ गया। रिजवान फोन पर ही कॉल करने वालों को भद्दी गालियां देने लगा और राजकुमार ने घर में महिलाएं होने का हवाला देते हुए रिजवान को गाली देने से रोका। इसी बात को लेकर दोनों समर्थकों के बीच लाठी डंडे लेकर ये समर्थक आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच संघर्ष में आधा दर्जन लोग घायल हो गए। और इस बीच सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया और इस बीच मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन इसी दौरान किसी अराजक तत्व ने सांप्रदायिक दंगे की अफवाह उड़ा दी और इस मामूली झड़प को सांप्रदायिक दंगे का रूप देने की कोशिश की गई। घर में हमारे हस्बैंड नहीं थे और मैं अकेली थी और बच्चे छोटे छोटे थे और उसने हमारे पीछे हफ्ता से पड़ा है। तो उसके पिता से हमने बताया था, क्या कर रहा था? बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। उसके पिता से हमने बताया था। तो कल शाम को हमारे घर में कोई नहीं था, हमारे घर में घुस गया वहाँ अंदर बदतमीजी करने लगा सर। तो हमने जब आवाज़ मारी तो बाहर को भागी तो हमारे ससुर घर के बगल में मंदिर थी, उसमें पूजा कर रहे थे। तो इन्होंने सुना तो वहाँ से भाग कर आए तो 3-4 लोग उसको पकड़ लिए, ससुर को। तो उसको मारा, सर में चोट लगी। फिर हमारे हस्बैंड भी आ गए तो वहीं मारपीट करने लगे। 4-5-6 लोग थे, कट्टा लिए थे हाथ। और अब आपको बता दें हरतालिका तीज के बारे में। दरअसल सुहागनों और कुंवारी कन्याओं के सबसे बड़े पर्व में से एक है हरतालिका तीज। हिंदू धर्म में हरतालिका तीज का विशेष महत्व भी माना गया है।
भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है। बताते चले आपको कि ये जो पर्व है भगवान शिव और माता पार्वती से जुड़ा हुआ है और इस दिन भोलेनाथ और मां पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। तमाम महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती और उनके परिवार की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर घर में मंदिर में स्थापित की जाती है। आपको बता दें कि माता का श्रृंगार भी इस दौरान काफी खूबसूरती के साथ किया जाता है और सौभाग्यवती महिलाएं अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं, जबकि अविवाहित युवतियां मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए इस दिन उपवास करती हैं। मान्यता यह भी है कि माता पार्वती ने ही सबसे पहले हरतालिका तीज का व्रत करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त किया था। अब माता पार्वती का अनुसरण करते हुए ये तमाम महिलाएं शिव जी और मां पार्वती जैसा दाम्पत्य जीवन पाने की कामना करती हैं। तो वहीं आपको बता दें कि हरतालिका तीज नाम के पीछे ही एक खास कहानी है और इस नाम के पीछे का तर्क भद्रा मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को ये पर्व मनाया जाता है। ये एक ऐसा समय होता है जब प्रकृति अपने पूरे यौवन पर होती है और सभी ओर हरियाली ही हरियाली होती है। इस हरियाली की सुंदरता और मधुरता काफी मनमोहक होती है, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। कहा यह भी जाता है कि माता पार्वती महादेव को अपना पति बनाना चाहती थी, इसीलिए पार्वती मां ने कठिन तपस्या की और इस तपस्या के दौरान पार्वती की सहेलियां पार्वती का हरण अर्थात उनको अगवा कर ले गई थी और इस कारण इस व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। हरत शब्द उसका हरण से शब्द बना है और हरण का अर्थ होता है अपहरण करना और आलिका का अर्थ होता है सखी। इसी कारण इस तीज व्रत को हरतालिका तीज कहा जाता है। तो वही तस्वीरें आपको दिखा दें जहां पर तमाम महिलाएं हरतालिका तीज व्रत कर रही हैं और पूजन अर्चना की जा रही है। अलग अलग विधि विधान के साथ यहाँ पर जो महिलाएं हैं देवी पार्वती और भगवान शंकर की पूजा कर रही हैं। कि बहुत सारी डरावनी मान्यताएं भी हैं, जैसे कि इस दिन व्रत रखने वाली महिलाओं और युवतियों को पूरी रात जागना होता है और अगर कोई महिला व्रत के दौरान सो जाती है तो कहते हैं कि अगले जन्म में वो अजगर के रूप में जन्म लेती है। इसी प्रकार चूंकि ये निर्जला व्रत होता है और इस व्रत के दौरान अगर कोई फल खा लेता है तो वो अगले जन्म में वानर का जन्म लेता है। और क्योंकि खाने पीने का प्रतिबंध माना गया है, फिर भी अगर कोई महिला गलती से इस व्रत में शक्कर यानी चीनी का सेवन कर ले तो अगले जन्म में मक्खी बन जाती है। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर बरेली से है, जहां पर जिला अस्पताल हमेशा सुर्खियां बटोरता आया है और इन अस्पतालों पर योगी सरकार करोड़ों रुपए गरीब जनता के लिए खर्च कर रही है। लेकिन इसी बीच अगर इस तरह के हालात देखने को मिले तो फिर क्या कहा जाए। यहाँ पर इसे लाचारी कहें या मजबूरी, आप खुद भी तस्वीरों में देख सकते हैं। दरअसल ये नजारा है सरकारी अस्पताल का, जहां ये जो मरीज हैं सरकारी अस्पताल में अपने ठीक होने की कामना करते हुए आए थे, लेकिन ये जो मरीज हैं वो ठीक होने का जो आस है वो लगा रहे थे। लेकिन इस दौरान दूसरी तरफ जो देखा गया वो ये कि सरकारी अस्पताल का जो स्टाफ है यहाँ पर असंवेदनशीलता का उदाहरण बन चुका है। स्टाफ अगर इतना निर्मय हो जाए तो फिर क्या कहा जाए। अस्पताल में मरीज एम्बुलेंस से स्ट्रेचर पर तीमार खुद ही उसे मरीज को उतार रहे हैं और साथ ही स्ट्रेचर खींचकर ये तीमारदार खुद ही अपने मरीज को अस्पताल के अंदर ले जाने के लिए मजबूर हैं। अब यहाँ देखिए कि स्टाफ मूकदर्शक बना खड़ा हुआ देख रहा है और ये जो तीमार है वो डरकर अपने मरीज को स्ट्रेचर पर खींचते हुए आराम से लेके जा रहा है। और ऐसे में काफी बड़े सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये जो स्टाफ है वो तनख्वाह किस बात के ले रहा है। अगर मरीजों को तीमारदार खुद ही अस्पताल में इस तरह से स्ट्रेचर पर ले जाने लगे तो फिर अस्पताल में ऐसे स्टाफ की क्या जरूरत है। और दूसरा बड़ा सवाल उठता है कि बरेली में इस तरह की जो अस्पताल से घटना सामने आई है और क्या कुछ यहाँ पर अनियमितताएं और व्यवस्थाओं की जांच की जानी चाहिए। अच्छा, तो यहाँ एम्बुलेंस उतारने के लिए वार्ड बॉय नहीं मिला कोई? अपने आप उतार के लेके आए, ऐसा क्यों? और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।